हमारे बच्चों के साथ क्या बर्ताव हुआ। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हमारे छात्र जो हैं ये पेपर लीक के भी शिकार हैं और लाठी के भी शिकार हैं। अजीब बात है ना ये। और उनके हाथ में ना तो कोई पत्थर था, ना कोई लाठी थी। एक भावना थी और एक आशा थी, और उस भावना और आशा के खिलाफ जो पुलिस ने किया वो ऐसा लगता है कि सरकार अपना मानसिक जो है ना संतुलन खो बैठी है। कोई भी सरकार अपने बच्चों के साथ ऐसे कर सकती है? कि वो पीसफुली प्रदर्शन करें बिना कोई हथियार के। और सरकार को ये मालूम है कि जब वांगचुक को वहां पुलिस ने आकर हटाया बिना बताए, तब भी कोई छात्रों ने कुछ नहीं किया। और अगर तब नहीं किया तो उनके ऊपर क्या जरूरत थी कि आप लाठी चलाओ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने देखा वो सभी ने देखा, सारे देश ने देखा, सब देश के छात्रों ने देखा। मेरा मकसद एक और है। आपको याद होगा कि कल ही छात्र जो पीड़ित थे, जिनके ऊपर हमला हुआ, वो कह रहे थे कि आप इस बात की क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते कि पत्थर आए कहां से। और उनका इशारा इस तरफ था कि सरकार खुद ट्रक लेकर पत्थर लाई। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां एक वैन खड़ी थी जिसके ऊपर मतलब कि लगता था कि किसी के ऊपर किसी ने हमला किया। उसकी 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 जो विंडोज थी वो भी टूटी पड़ी थी। वो वैन कौन लाया? फिर वो वैन हटाई गई। और फिर पुलिस कर्मियों ने यह भी बयान दिया कि इन बच्चों ने हमारे ऊपर भी हमला किया और कई पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं, उनको चोटें लगी हैं। तो मेरा पहला सवाल, सरकार को ये तो पता है ना, और पुलिस कर्मियों ने खुद पता है कि इनको चोट लगी है। जरा जनता के सामने बता दीजिए किनको चोट लगी है, उनके नाम दे दीजिए। क्या चोट लगी है वो बता दीजिए। किसने पथराव किया वो बता दीजिए। किसने कुछ किया वो बता दीजिए। ये जरूरी है, मैं अभी बताऊंगा क्यों जरूरी है। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहां पत्थर पहुंचे कैसे, जब ये तो बिना हथियार के थे। और वो वैन कैसे पहुंची। मुझे डर इस बात का है कि आपको याद होगा कि दिल्ली राइट में क्या हुआ। दिल्ली राइट्स में जितनी संख्या में कुछ लोग मारे गए तो आपको मालूम है, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो ही दिखाए गए कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमारे बच्चे हैं वहां दिल्ली राइट्स में, उनको यूएपीए के अंदर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए, और कुछ लोग तो 5-5 साल अंदर हैं। और ये करते क्या हैं कि बाद में एफआईआर फाइल करेंगे, उसमें कहेंगे कि ये लोग थे, हालांकि वो तो बात इन्वेस्टिगेशन की होगी। एफआईआर में कुछ लोगों का नाम ले लेंगे जो यहाँ इस जंतर मंतर में सबसे आगे थे। फिर उस पर 120B लगा देंगे, फिर उन पे यूएपीए लगा देंगे, फिर उनको अंदर कर देंगे, और फिर 3-3, 4-4, 5-5 साल तक उनको बेल नहीं मिलेगी। ये होने वाला है। इसलिए मेरी मांग है कि जो भी पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, नाम बताया जाए, कितनी चोट आई है वो बताई जाए, मेडिकल रिपोर्ट बताई जाए,
स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने डॉक्टर के सामने, वो बताया जाए, और जो बच्चों को चोटें लगी हैं उनका भी खुलासा देश के सामने हो, ताकि बाद में गलत तरीके से गलत केस करके बच्चों को शिकार न बनाया जाए। शिकार तो अब बना चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और बेरहमी के साथ महिलाओं के, बच्चियों के साथ किसी के कपड़े भी फाड़ दिया आपने। मुझे याद है, मुझे ऐसा लगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो वहां थे ही नहीं। उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो डर रहे थे कि जाएंगे तो गाली पड़ेगी, विरोध होगा, कहेंगे वापस जाओ वापस जाओ, और जाएंगे तो दिखाना भी पड़ेगा, दिखाएंगे तो सरकार उनसे पूछेगी तुमने दिखाया क्यों। तो इसलिए यही गोदी मीडिया कह रहा है कि आप नेपाल की स्थिति यहां चाहते हो, यही कह रहा है ना, ये डिबेट हो रही है ना। कौन नेपाल की स्थिति चाहता है? कोई नहीं चाहता, छात्र तो नहीं चाहते। अगर ऐसी बात होती तो हिंसा का इस्तेमाल होता। ये तो साफ जाहिर है, वो तो बेचारे लाचार थे, वो टारगेटेड थे। और यही गोदी मीडिया जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी तब उसको ये अरब स्प्रिंग कहते थे, याद है आपको? तब ये अरब स्प्रिंग कहते थे। अब ये तुलना कर रहे हैं नेपाल से, और जो हो रहा है वो दिखा नहीं रहे। उस समय तो कैमरा भागता था अन्ना हजारे के पीछे, जहां जहां अन्ना हजारे जा रहे थे वहां कैमरा भागता था इनका, गोदी मीडिया का। जहां जहां रामदेव जा रहा था वहां इनका कैमरा भागता था। और हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने मंत्री भेजे। रामदेव के आने से पहले हम रामदेव को मिले, और रामदेव ने हमें विश्वास दिया कि मैं वहां जाकर कुछ नहीं करूंगा, केवल यही बातें रखूंगा। उस समय यही गोदी मीडिया ने हमें कहा कि आप रामदेव से क्यों मिले? ये किस किस्म का देश है और किस किस्म का देश ये बनाने जा रहे हो आप लोग? नड्डा साहब आज कहते हैं कि पहली बार हमारे पास प्रपोजल आया। पहली बार? पिछले 19, 20, 21 दिनों में क्या हो रहा है? प्रपोजल तो यही है ना कि इसकी इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये इनको पहली बार पता चला है। शायद ये केवल मोदी की तरफ देखते हैं, इनके अब ध्यान बाकी जगह तो आता नहीं, होता नहीं है ना, क्योंकि मोदी जी की तारीफ करनी है। और मोदी जी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सब लोगों को, ठीक है ना? अच्छी बात नहीं है प्रधानमंत्री का चुप रहना, मंत्रियों को कहना कि पहली बार प्रपोजल आया, जब उन्होंने खुद बुलाया उनको। ऐसा लग रहा था नड्डा जी के बयान, ट्वीट से, कि वो खुद आए हैं प्रपोजल लेकर। बात उलट थी, उनको बुलाया गया। और सही कहा इन लोगों ने, इस बार तो हम चले गए, 2 घंटा हमें वेट करवाया, 2 घंटा इंतजार करवाया, और इस बार तो हम चले गए, लेकिन अगली बार इनको यहां आना पड़ेगा। जो भी इश्यूज हैं छात्रों के सामने, वो उनके भविष्य के इशू हैं, भविष्य से जुड़े हुए इशू हैं कि उनका फ्यूचर है क्या। अगर पेपर ही लीक होते रहेंगे तो उनका भविष्य यहां चाहिए ना। और ये भविष्य केवल बच्चों, छात्रों का नहीं है, सारे परिवार का भविष्य है। इसीलिए माता पिता भी वहां गए हैं बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में, यही बताने के लिए कि आप हमारी बात सुनिए, जो शिक्षा की व्यवस्था है इसको ठीक कीजिए।
और सारा ढांचा बदलिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ये कहते हैं कि OMR भी फेक है। अरे फेक कैसे हैं? सो ये बातें मैं केवल आपके सामने आज रखना चाहता कि मुझे ये फिक्र है कि ये लोग उल्टा इन्हीं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने कोई हिंसा की बात ही नहीं की, जिनके पास कुछ था ही नहीं, उन्हीं के खिलाफ केस होंगे और उन्हीं को ये जेल में भेजेंगे। ये आज चेतावनी मैं दे रहा हूं, इसीलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।